एड्रीनल कॉर्टेक्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो थोड़ा सा एक ब्रीफ जो हमने पहले पढ़ा है, तो क्या क्या था इसका? वेयर इज दिस ग्लैंड सिचुएटेड? एट द टॉप ऑफ योर रीनल ग्लैंड, ठीक है। सो एट द टॉप ऑफ योर two renal glands there is a triangle shaped gland which are 2 in number, ठीक है, और it is very small in size but very important for your life, ठीक है। So that is called the adrenal gland. If we do a cross section of that adrenal gland, it is consisting of one outer part and the other inner part, ठीक है। तो बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा आउटर पार्ट वाले को सी फॉर कवरिंग, तो सी फॉर कॉर्टेक्स, ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर ये। और अंदर वाला पार्ट क्या होता है? मेड्यूला, ठीक है। अब अगर इसको और ट्रांजैक्शन काटा ना इसमें, तो पता चला कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सो वी हैव गॉट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, ठीक है, इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, विच इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। तो इसको आप GFR करके याद कर सकते हो। अगेन दे आर सिक्रीटिंग इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, द फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेल्स, देयर इज अबंडेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन इट, ठीक है। यहाँ पर दे आर टॉल सेल्स, अगेन दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बट इनका स्ट्रक्चर एंड दिस फॉर्म द 70% ऑफ दिस लेयर। तो सबसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि which layer contributes maximum to the cortex? So that is this layer, ठीक है। It is secreting a very important mineralocorticoid that is called aldosterone, ठीक है। Aldosterone is related something to your water reabsorption, ठीक है। So again it is very important. This layer is containing tall tightly placed cells, ठीक है। अगेन सारे इसमें ऑर्गेनेली सभी प्रेजेंट हैं। दे सीक्रेट इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनके हमने फंक्शंस पढ़े थे लास्ट टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेटिकुलरिस, ये सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन है इसका, ओनली 10%, ठीक है। अगेन सेल्स आर पैक्ड टुगेदर, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। दे सीक्रेट्स द सेक्स स्टीरॉइड्स, ठीक है। मेड्यूला की हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी, इट वाज सीक्रेटिंग कैटेकोलामीन्स, ठीक है। आपको ये ब्रीफ एक रिकैप था। अब हमने वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस। बच्चे आप इस पे डोंट राइट योर प्रैक्टिकल वर्क, है ना, अभी ये वाला काम कर लो। सो हमने क्या क्या फंक्शंस डिस्कस किए थे इसके? बैठो यहाँ फर्स्ट। हाँ आप बताओ बच्चे, आप बताओ क्या क्या फंक्शंस। आई विल हेल्प यू, आप बोलो एक एक फंक्शन। हमने स्टैंड अप, क्या क्या फंक्शंस थे? हमने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ सेविंग सिचुएशंस में भी ये काम आता है। तो फ्राइट फ्लाइट सबसे पहले बताया था हमने, मतलब हम इसकी बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल, है ना। तो क्या क्या कर रहा था कॉर्टिसोल? हाँ, एक तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, इट वाज वर्किंग एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, नहीं वो तो है, अभी तो आप कॉर्टिसोल की बात कर रहे हो ना। कॉर्टिसोल आपने बताया ना, एक तो फ्राइट फ्लाइट। अच्छा, फ्राइट फ्लाइट को कैसे करता है? हाउ डज इट हेल्प यू इन फ्राइट फ्लाइट? फ्राइट फ्लाइट मतलब इमरजेंसी सिचुएशन, दैट मीन्स योर ग्लूकोज इज डाउन, है ना, एंड अदर थिंग्स आर हैपनिंग, योर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो वो सब कैसे हो रहा है? हाउ इट इज मेंटेनिंग द ब्लड शुगर? इट इज स्टिमुलेटिंग लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, कीटोन बॉडीज को बढ़ाता है। तभी अगर आप ये ज्यादा एक्सोजीनियसली दोगे तो इट कैन लीड टू अ प्रो डायबिटीज स्टेट, ठीक है। बैठो, याद नहीं आया अभी? यहाँ बैठिए आप आगे और गेट बंद कर दो, ठीक है। तो इट हैज गॉट मल्टीपल फंक्शंस, अभी तो एक दो ही बोले इन्होंने। तो इट वाज एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके मास्ट सेल इम्यूनिटी को सप्रेस करता है तभी। और आपको जब एग्जाम में आएगा ये पक्का आता है कॉर्टिसोल के फंक्शन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ना, तो यू हैव टू राइट ऑल दोज 10-15 फंक्शंस जो उसके इंपॉर्टेंट है। डोंट राइट एग्जाम्पल उसके कि ऐसे ऐसे है, बस इट डिक्रीजेज द इम्यूनिटी। गेट बंद करो, यहाँ बैठो आप फर्स्ट सीट।
तो क्या हुआ बैग को? कुछ नहीं होगा उसको, बैठेगा। सो हाउ इट इज वर्किंग एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, मास्ट सेल की जो डीग्रेनुलेशन है उसको इनहिबिट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन के साइंस को सप्रेस करेगा। सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम एलर्जिक राइनाइटिस, तो आप उसको ये कॉर्टिसोल दे सकते हो इन लोअर डोज। तो उससे क्या होगा, उसके मास्ट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं होंगे, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, उसको एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, समझे आप? और ट्रांसप्लांट में कैसे, इट इज अगेन सप्रेसिंग द सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपके जो सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उनकी जो माइग्रेशन होती है, जो आपने डायबिटीज पढ़ा है ना, वो सारी चीजों को ये रोक देता है। ठीक है, और क्या कर रहा था ये? आपका बॉडी टेम्परेचर है ना, लाइपोलाइसिस कर रहा था। आप भूल गए हो शायद। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें इससे हेल्प हो रही थी। ठीक है, सो आपका टू सो एज यू कैन फाइट विद द सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल खुद ही रिलीज हो जाता है। ठीक है, बाय द ACTH स्टिमुलेशन। सो योर फ्री फैटी एसिड, योर ग्लूकोज, ये सब कुछ मेंटेन होता है। बट अगेन आप ये देख रहे हो कि हाइपोथैलेमस को भी ये स्टिमुलेट कर रहा है, तो न्यूरोपेप्टाइड Y को रिलीज करता है। ठीक है, तो अगेन ये हम यूज कैसे कर, ऑल्दो इट कॉजेज ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, बट इसका क्लिनिकल यूज क्या हो सकता है? अगेन इफ यू वांट टू इंक्रीज द बॉडी वेट, तो आप दे सकते हो ये। तो तब ये फिर न्यूरोपेप्टाइड Y को रिलीज करेगा, उस जो है वो देयर विल बी इंक्रीज फूड इनटेक, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, टू एज अ एपेटाइट स्टिमुलेंट। ठीक है, सो दीज वर दी, और ये सारे और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कैसे कर रहा था? इट वाज डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ मीडिएटर्स। ठीक है, तो ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सब की तो एग्जाम में आएगा, तो यू कैन मेक अ बॉक्स लाइक दिस, या फिर आप फ्लो चार्ट में, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग कि भाई ये होगा वो होगा, उससे अच्छा फ्लो चार्ट में ऐसे दिखा दो, तो वी अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज का आइडिया है। ठीक है, अब आप इसको पैराग्राफ्स में लिखोगे 10 पेज, है ना, तो वो उतना अच्छा नहीं, मतलब हम भी उसको पूरा पूरा पढ़ते पढ़ते है ना, तो वी जस्ट सी कि आपने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, तो आप ये फ्लो चार्ट बनाओ, ऐसे वाला सारा बॉक्स। ठीक है, अलग अलग पेजेस की जगह आप एक ही पेज में बना सकते हो, या फिर आपको जैसा भी सूटेबल लगे। सो इट इज अ मोर गुड वे ऑफ राइटिंग दिस आंसर। ठीक है, तो अब हम इसको सामने रखते हैं और हम फिर, अच्छा अब आप ही मुझे बताओगे, मैंने अब विल बी स्टडिंग अबाउट द इनसफिशिएंसीज, लाइक कोई डिसऑर्डर हो जाए कॉर्टिसोल से रिलेटेड ही। सो सबसे पहले तो उसको कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, उससे ये सारी चीजें कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। सो व्हाट विल कॉज इंक्रीज इन द कॉर्टिसोल सिक्रीशन इन द बॉडी? अब आप खुद बताओ मुझे। मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स से मैंने बोला ये सिक्रीट हो रहा है, जो आपकी नॉर्मल आपकी डे टू डे रूटीन में सब आपकी हेल्प कर रहा है, बट अब ये इसका एक्सेस में सिक्रीशन होने लग जाए, तो व्हाट कैन बी द कॉज? द कॉज कैन बी इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। यस, एक तो मतलब आप ट्यूमर बोल सकते हो, है ना, एनी ट्यूमर इन द कॉर्टेक्स, कि वो भाई उसको सिग्नल देते ही जा रहा है कि आप प्रोड्यूस करते रहो कॉर्टिसोल, एक्सेस कॉर्टिसोल। सेकेंड थिंग, एडिनोमा, है ना, अगेन इट इज अ बिनाइन ट्यूमर, या फिर कोई मैलिग्नेंसी आप बोल रहे हो, है ना, या तो फिर एक्सोजीनियस आप दे रहे हो उसको स्टीरॉइड, या कोई वो इलनेस के लिए ऑलरेडी ले रहा है, वो भी कर सकता है। और क्या क्या हो सकता है? कोई वायरल इन्फेस्टेशन, कोई बॉडी में ऐसी कुछ वायरल इन्फेस्टेशन हो जाए जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाए, उसको स्टिमुलेट करने लग जाए, या हैमरेज, वहां पर सडन कोई ब्लीडिंग होने लग जाए, है ना। देयर आर मल्टीपल कॉजेज, ठीक है, जिससे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको स्टिमुलेट होगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा तो आपके जो ये कॉर्टिसोल है ये एनॉमरस अमाउंट में रिलीज होगा। तो अब आपको जब इसके ये फंक्शंस पता हैं, तो अब आप खुद बताओ मुझे कि what will happen to this level, yeah, starting from this, what will happen to all these things? Will they increase or decrease? They will increase enormously, uncontrolled. So there will be huge amount of glucose, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में बनने लग जाएगा। So this will increase or this will decrease? ग्लूकोज और कीटोन बॉडी में इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी?
So this is increasing, ultimately it will lead to हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन इन द बॉडी। तो बहुत ज्यादा जब ग्लूकोज और ये हो जाता है बॉडी में तो उसको कौन सी स्टेट बोलते हैं? तो पेशेंट विल गो इनटू अ, ठीक है, मतलब अब उसको बहुत ज्यादा ह्यूज शुगर हो जाएगा। अब जब बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज फ्लो करता है ना, तो आपकी दैट मीन्स अब इम्यूनिटी भी कम हो रही है। अब हमने ये पढ़ा था ना कि इट इज डिक्रीजिंग योर सेलुलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमने इसमें एक पढ़ा था ना, ये फर्स्ट में देखो, इसमें नहीं, हमने जैसे ये बेसिकली कॉर्टिसोल आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर रहा है। अब योर शुगर इज गेटिंग अप एंड योर इम्यूनिटी इज गेटिंग डाउन एंड डाउन। सो आर यू प्रोन टू इन्फेक्शंस कि नहीं? ठीक है, चलता ही रहेगा। सो द पर्सन विल बिकम प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन भी उसको हो जाएगा। मतलब शुगर इज गोइंग अप एंड अप, कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, तो कीटोन बॉडीज फिर कीटोन यूरिया हो जाता है। मतलब वो सारी जो चीजें हैं दे विल बी सिक्रेटेड इन द यूरिन, ठीक है। सो अल्टीमेटली तो पेशेंट फिर कीटोसिस में चला जाएगा, फिर कोमा में चला जाएगा, ठीक है। सो ये दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अब अगेन ये सारी चीजें भी सारी, मतलब अब स्केलेटल मसल में क्या होगा कि जो लाइपोलाइटिक एक्टिविटी ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो जो काफ मसल्स है ना उसमें मतलब ये सारी फ्री फैटी एसिड्स और ये सारा कुछ तो इंक्रीज हो ही रहा है, बट देयर विल बी वीकनेस ऑफ दी मसल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइपोलाइटिक एक्टिविटी हो रही है तो देयर विल बी वीकनेस इन द लोअर लिम्स। तो ये सब हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉर्टिसोल एक्सेस की। सो कॉर्टिसोल एक्सेस को क्या बोलते हैं? कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में क्या अंतर है? कुशिंग सिंड्रोम, चलो अंदर बंद करो। सो कुशिंग सिंड्रोम में है कि आपका जो कॉर्टिसोल एक्सेस है दैट कैन बी ड्यू टू एनी कॉज, और जो कुशिंग डिजीज है उसका कॉज सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। सो अब क्या हो रहा है, अब आपके ये सारे फीचर्स हैं उसके, अभी हम एक साथ भी टैबलेट करेंगे बट मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। सो एक तो डायबिटिक स्टेट में चला जाएगा पेशेंट, कीटोसिस बढ़ जाएंगे, कीटोन यूरिया होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, ठीक है, स्केलेटल मसल की वीकनेस, लाइपोलाइटिक एक्शन होता रहेगा, बहुत ज्यादा दिस न्यूरोपेप्टाइड वाई भी बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पेशेंट विल बी ओबीज और थिन, द पर्सन विल बी ओबीस, ठीक है। अभी ये सारे ये हाइपोथैलेमस को कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता ही जा रहा है ना, ऐसे तो ये कंट्रोल वे में कर रहा है, बट अगर कॉर्टिसोल एक्सेस हो तो न्यूरोपेप्टाइड वाई इज रिलीज्ड इन एनॉमरस अमाउंट, सो दैट लीड्स टू इंक्रीज एपिटाइट। तो जो आपके कुशिंग सिंड्रोम के जो फीचर्स हैं, जो आपके सिम्टम है, वो ओबेसिटी भी वन ऑफ द सिम्टम है। तो पहले आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि ये अब कॉर्टिसोल बहुत अगेन बहुत एक्सेस है, तो ये वाले सारे सप्रेस होंगे कि इंक्रीज होंगे? पारंगत, ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ये बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अल्टीमेटली नॉर्मल अमाउंट में इट डिक्रीजेज, बट अब ये बहुत ज्यादा है तो और कम, सो देयर विल बी डिक्रीज मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसका क्या मतलब होता है क्लिनिकली? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको सपोज ही इज हैविंग सम इन्फेक्शन, और हम उसको साइड में लोअर डोज एक स्टीरॉइड देना चाहते हैं, बट स्टीरॉइड विल डिक्रीज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो इनिशियली तो उस पेशेंट को बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बट द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन विल बी डिक्रीज। सो इसीलिए इट इज नॉट एडवाइज इनिशियली पहले आप उसको एंटीबायोटिक्स दो, उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करो, नहीं तो जो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना वो सारे सप्रेस हो जाएंगे। तो पेशेंट को तो थोड़ा टेम्पररी रिलीफ तो हो जाएगा, बट वो जो उसका इन्फ्लेमेशन है वो बाद में फिर बहुत ज्यादा, और तो इसीलिए पहले जब पेशेंट आता है यू टेक द ब्लड सैंपल, यू ऑर्डर फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे, पहले आप उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे, अदरवाइज जो साइंस है ना इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के वो सारे मास्क हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो उसको ये सब तो कम हो रहा है, आपको लगेगा पेशेंट ठीक हो रहा है, बट इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस कि उसके इन्फ्लेमेशन के साइन। बट वी डोंट वांट ओनली कि इन्फ्लेमेशन के साइन कम हो, वी वांट कि इन्फेक्शन भी कम हो। तो इसीलिए फर्स्ट शुड बी द एंटीबायोटिक्स, देन शुड द दी स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और स्टीरॉइड इज इमीडिएट आप दोगे तो इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ होता है, ठीक है। जैसे अस्थमा है, उसमें आपने जो साल्बुटामॉल या जो भी इनहेलर आप लेते हो ना, उससे देयर इज इमीडिएटली रिलीफ, ठीक है। बट आपको
हर टाइम पे ये नहीं करना है। इमरजेंसी सिचुएशन में ठीक है, बट यू हैव टू फर्स्ट कंट्रोल द इन्फेक्शन, उसके बाद आप उसको कॉर्टिसोल ऐड करोगे, ठीक है। अगेन हमें इन्फेक्शन को कम करना है, उसके बाद हमें उसको, ठीक है, देयर विल बी नो इन्फ्लेमेशन, स्टीरॉयड आप देते हो, मास्ट सेल इनहिबिट होते रहेंगे, ठीक है, एंड देयर विल बी नो स्वेलिंग, नो फ्लेयर अप, तो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मास्क हो जाते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो हैपन्स, ठीक है। तो हमें इन्फ्लेमेशन से लड़ने में ये इस तरीके से कॉर्टिसोल हेल्प करता है, बट अगेन पहले यू हैव टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, यू हैव टू इरेडिकेट दैट इन्फेक्शन फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद आप उसको स्टीरॉयड ऐड करो, नॉट द फर्स्ट लाइन। इन केस ऑफ अ सीरियस पेशेंट, जैसे अस्थमा है तो उसमें तो यू नीड इमरजेंसी, उसको ब्रोंकोडाइलेशन चाहिए, है ना, तो उस टाइम आप उसको स्टीरॉयड दे दो एक शॉट, उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब cortisol is helping in decreasing the immunity, that is why we give it in a transplant patient, ठीक है। अब आपने अगर इसका बहुत एक्सेस हो गया तो ये इस इम्यूनिटी क्या होगी, ये और डाउन हो जाएगी, तो पेशेंट विल बी प्रोन टू व्हाट, सुपर एडेड इन्फेक्शन, और सबसे फर्स्ट इन्फेक्शन कौन सा होता है सुपर एडेड, दैट इज फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब आपने पेशेंट की इन्फ्लेमेशन साइन सबको सप्रेस कर दिया, आपने उसको स्टीरॉयड दे दिए, एंटीबायोटिक्स दे दिए, बट अब उसकी इम्यूनिटी और कम होती जा रही है, तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑलवेज एड अ एंटी फंगल टू द पेशेंट, ठीक है। अगेन ये क्लिनिकल उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई रैशनल नहीं है कि आपको देना ही देना है, यू हैव टू एग्जामिन डेली द पेशेंट फॉर एनी फंगल साइन, तो आपको फिर फंगल भी मेडिकेशन ऐड करनी पड़ेगी, दिस इज हाउ यू प्रोसीड, ठीक है। सो अब आप फिर उसको देखोगे कि कोई फंगल पैच तो नहीं हो रहा ओरल स्किन में, तो देन यू हैव टू ऐड एंटी फंगल, तो सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी क्योंकि कम हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये सारी चीजें जो हमने बताई। सो ओबेसिटी हमने देख लिया, बिकॉज द हाइपोथैलेमस इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग स्टिमुलेटेड, न्यूरोपेप्टाइड वाई बहुत ज्यादा नहीं, यस बच्चे, ये प्लीज, है ना। सो न्यूरोपेप्टाइड वाई बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसकी पेशेंट की एपेटाइट बहुत बढ़ेगी, दैट इज वाई कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट जो होता है वो लीन नहीं होता है, उसको सेंट्रीपिटल मतलब एब्डोमिनल एरिया में ओबेसिटी होती है। whenever there is obesity there is stretching of the subcutaneous fat, तो स्ट्राई मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्राई मार्क्स भी होते हैं। मून लाइक फेस अगेन वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा है, अब बाहर वेट करो। फेटिगेबिलिटी एंड वीकनेस, क्योंकि आपके लोअर लिम्ब के मसल्स किसके लिए गए थे, तो आप तो यहाँ भी घूम रहे थे पीछे, मैंने देखा। अभी सुबह कौन आता है आईडी कार्ड के लिए, इट इज 9:30, अभी आपको आप वेट कर लो बाहर ही। फेटिगेबिलिटी एंड वीकनेस क्यों हो रही थी, क्योंकि आपकी मस्कुलर एक्टिविटी हमने पढ़ा, लाइपोलाइसिस हो रहा है, काफ मसल में वीकनेस हो रही है, तो पेशेंट यूजुअली कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड मस्कुलर पेन, ठीक है। हाइपरटेंशन हमने पढ़ा था इनिशियली कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो क्या होगा, अगेन आपको एक चीज समझनी होगी कि कॉर्टिसोल जो होता है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसकी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो, तो ये बढ़ रहा है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो भी बढ़ेगा, दैट विल कॉज वाटर रिटेंशन, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। अगेन एंड्रोजन्स वो भी बढ़ रहे हैं अगर, तो दैट विल लीड टू सर्टन मतलब प्रोमिनेंट हेयर ग्रोथ, ठीक है, एंड एमेनोरिया इन फीमेल, ठीक है। रेडिश पर्पल स्ट्राई अगेन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ठीक है, इसकी वजह से दीज एक्माइसिस आर रेडिश डॉट्स, ठीक है, अगेन ड्यू टू सर्टन हैमरेज। मायोपैथी हमने पढ़ा, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा उसको लोअर लिम्ब में। पोर वुंड हीलिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज इम्यूनिटी इज डिक्रीज्ड, है ना, तो इम्यूनिटी इज डिक्रीज और हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है उस पेशेंट को, देर इज नो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज उसका बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। whenever there is glucose in the body that means he is in a diabetic state, डायबिटीज वालों में हमेशा पुअर वुंड हीलिंग होती है, मतलब दे कैन नॉट फाइट एनी सिंपल इन्फेक्शन, तभी उनमें भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो कोई भी छोटा सा भी कट लग जाएगा तो देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग और वो हील भी नहीं होता है और उसमें सुपरेटेड इन्फेक्शन भी होगा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इमोशनल चेंजेस, ठीक है, अब ये मतलब दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो देयर कुछ साइकोसिस और इस टाइप का पैटर्न भी देखा गया है, ठीक है।
हाइपर एसिडिटी इज अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन HCl सिक्रीशन, ठीक है, तो उसकी वजह से देयर इज हाइपर एसिडिटी। हेयर्स आर थिन एंड, अब हेयर्स क्यों थिन हो रहे हैं? अगेन हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज स्किन चेंजेस में पढ़ा था ना कि थिनिंग हो जाती है, दैट इज वाई तो ब्रूजेबिलिटी हो जाती है एंड हेयर बिकम वेरी थिन। तो ये जो सारे क्लासिकल फीचर्स है ना, ये 14 के 14, ये आपको इसके वाई के साथ भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब आपको यू शुड नो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो हाउ यू मेक अ डायग्नोसिस? डायग्नोसिस अगेन आप उसका सीरम ब्लड लोगे, उसमें यू विल एडवाइज फॉर सीरम कॉर्टिसोल लेवल, ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो, बट एक इम्पॉर्टेंट और इसका टेस्ट होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। सो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें ट्यूमर है वो तो सिक्रेट करता ही रहेगा, आपने अगर बाहर से कोई डेक्सामेथासोन इज अगेन अ स्टीरॉइड, अगर आपने एक्सोजिनियसली उसको इंजेक्टेबल डेक्सामेथासोन दिया है, उसके बाद भी वो सप्रेस नहीं हो रहा कॉर्टिसोल सिक्रेशन, दैट मीन्स दिस इज कुशन्स, ठीक है, क्योंकि फेलियर टू डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, तो वो इसका डायग्नोस्टिक एक टेस्ट है। बाहर से पेशेंट को आपने इंजेक्टेबल देना है बट फिर भी कॉर्टिसोल लेवल रिमेन हाई, ठीक है। और बाकी आप फिर स्कैनिंग करा सकते हो, है ना, यू कैन ऑर्डर फॉर MRI, ठीक है, MRI एब्डोमेन, या फिर आपको पिट्यूटरी कॉज देखना है तो यू कैन ऑर्डर फॉर MRI ब्रेन, जिसमें आप एड्रीनल को देख सकते हो, उसका साइज इंक्रीज है। और अल्टीमेटली अगर आपको बिल्कुल डाउट है अभी भी तो हम लोग टिश्यू बायोप्सी भी ले सकते हैं, बट उसके पहले ये सब टेस्ट से पता चल जाता है, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी बायोप्सी। इमेजिंग टेक्निक्स, ब्लड टेस्ट, उससे वी कैन डायग्नोस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट अगेन बहुत सारी हैं, कीटोकोनाजोल है, मेट्रायोपोन है, बहुत सारी और मेडिकेशंस हैं एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस इफ दिस सिक्रीशन इज डिक्रीज, मतलब कॉर्टिसोल सिक्रीशन इज डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एडिसन्स डिजीज, ठीक है। तो अब उसमें सारे इसके अपोजिट होंगे, समझे? तो जैसे इसमें हाइपरटेंशन है, एडिसन्स विल, व्हाट विल बी देयर विल बी हाइपोटेंशन, ठीक है। तो अब जो भी आपने ये फीचर्स पढ़े ना, इन सब के अपोजिट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको दिखे इमेजिंग में कोई ट्यूमर है तो यू कैन डू द रिसेक्शन ऑफ देयर ट्यूमर, ठीक है। अगेन दीज टू ड्रग्स, कीटोकोनाजोल एंड मेट्रायोपोन, ठीक है, ये कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो ये भी आप दे सकते हो। एंड ये पूरा उसका नटशेल है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अब एडिसन्स डिजीज का क्या मतलब है कि अगेन वो कॉर्टिसोल बना ही नहीं रहा है। अगेन कॉज कैन बी इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब खुद ही एट्रोफी होगी उस ग्लैंड की, एट्रोफी मतलब वो डीजेनरेट कर गया, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉजेज, या फिर कोई सर्जिकल, वो या आपने कुशिंग्स के लिए रिमूव कर दिया और उसके बाद फिर वो एडिसन में चला गया, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन, इवन द ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन दैट कैन गो अप टू द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। बायलेटरल हेमरेज या कोई और बॉडी में मैलिग्नेंसी हो, वो भी एड्रिनल में पहुंच जाए और फिर वो कॉर्टिसोल की सिक्रेशन को कम कर देती है। तो दीज आर ऑल दी कॉजेज, ठीक है। एक दीज आर दी कॉजेज ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी और एक होती है सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। सेकेंडरी मतलब आपके अब पिट्यूटरी में कोई कॉज है, ठीक है, वो साइकिल हमने पढ़ा था ना भाई, पिट्यूटरी, ACTH, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करा। अब आपकी पिट्यूटरी में कोई खराबी है या आपके हाइपोथैलेमस में कोई डिजीज है, ठीक है, तो भाई CRH निकल नहीं रहा है, ACTH बनेगा ही नहीं, आगे वो स्टिमुलेट होगा ही नहीं, कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है। सो एट्रोफी एड्रिनल कॉर्टेक्स की मतलब खुद ही डिजेनरेट कर दिया, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या जो हमने अभी पहले डिस्कस किए वो, इसमें आप यू कैन राइट द नेम, ठीक है, माइलोडोसिस भी है, मेटास्टेसिस भी है, हैमरेज और इन्वेजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब आप लिख सकते हो एग्जाम में कि ये दीज आर द कॉजेज। अब इसके क्लिनिकल फीचर जस्ट अपोजिट टू देम, ठीक है, जो पहले में थे, तो उसमें देयर वाज वेट गेन, इसमें देयर विल बी वेट लॉस, हाइपोटेंशन, ठीक है, पिगमेंटेशन इसमें हो जाती है बिकॉज आपके मेलेनोसाइट जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते रहते हैं, तो थोड़ा सा ये, ठीक है, देयर इज हाइपोटेंशन। अब वहां पर देयर वाज इंक्रीज्ड फूड इनटेक, न्यूरोपेप्टाइड वाई बहुत रिलीज हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, देयर इज नो रिलीज ऑफ न्यूरोपेप्टाइड वाई, वो पेशेंट एनोरेक्सिया में चला जाता है, ठीक है, देयर इज नो फूड इनटेक, समझे आप। और फिर एनोरेक्सिया मतलब टोटल
पेशेंट बिल्कुल खाना ही बंद कर देता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था दिस इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटीज रिलेटेड टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, है ना। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कम हो गया, तो आपका क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपका सोडियम को रिटेंशन करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन होगी नहीं, तो सोडियम तो सारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो सोडियम एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा, देयर विल बी हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, समझ रहे हो आप। और नॉर्मल एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को रिटेंशन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, बट अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब देयर विल बी हाइपरकैलेमिया, और सोडियम तो भाई जो हमें चाहिए वो तो एक्सक्रीट हो रहा है और पोटेशियम बढ़ता जा रहा है। पोटेशियम बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, सम एरिथमियाज एंड सम कार्डियक एब्नॉर्मलिटी, वो इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा इसमें इन्वेस्टिगेशन ये सब कुछ करानी है। यू हैव टू ऑर्डर फॉर ईसीजी, सोडियम, पोटेशियम, बीपी देखना है आपको, ठीक है। अब हमने वहां पर क्या बताया था, वो कॉर्टिसोल इज डूइंग व्हाट, इट इज इनहिबिटिंग द डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। तो वो इसिनोफिल्स की ब्रस्टिंग को भी कम कर रहा था। अब वहां पर, यहाँ तो कॉर्टिसोल है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसिनोफिल बढ़ जाएंगे, सो देयर विल बी इसिनोफिलिया, ठीक है। समझ में आया आपको कुछ। डायग्नोसिस अगेन आप कॉर्टिसोल लेवल, एसीटीएच लेवल करा सकते हो, देयर विल बी मार्कली डिक्रीज, ठीक है। और मेन स्टेज की ट्रीटमेंट क्या है, जो कॉजेज है, या तो इधर यू ट्रीट द कॉजेज, ठीक है, या तो फिर आपको एक्सटर्नली उसको देना पड़ेगा कॉर्टिसोल। तो ये पेशेंट लाइफ लॉन्ग जो होते हैं वो दे रिमेन ऑन लो डोज ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट एल्डोस्टेरोन, ठीक है। आपको पता है किडनी में, रीनल में आपने पढ़ा था कि भाई ये बन कहाँ से रहा है, ठीक है। सो ये कुछ आपकी लंग्स में होता है ना, आपके एंजियोटेंसिन 1 ये लंग्स से रिलीज हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2, अगेन इट इज स्टिमुलेट्स द एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस, ठीक है। ये पेप्टाइडेज बन के 3 बनेगा, ये भी। तो दिस इज हाउ द रास जो आपका है ना, वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कर रहा है। एल्डोस्टेरोन इज डूइंग व्हाट, इट इज आपके वो जो लूप ऑफ हेनले में वहां जो आपके पी सेल हैं, वहां पर इसने क्या करना है, सोडियम को भाई अंदर ले लेना है, बिकॉज वी डोंट वांट सोडियम टू गो आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सोडियम रिटेंशन मतलब आपका ईसीएफ वॉल्यूम, आपकी वाटर वॉल्यूम जो मेंटेन करना है, उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन इज द वर्क, ठीक है। अब अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि अब 2 सिंड्रोम इस पे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो इसमें इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, बार्टर्स एंड कॉन सिंड्रोम, ठीक है। बेसिकली एल्डोस्टेरोन डिफेक्ट है, तो अभी हम लोग पहले हम कॉन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉन्स इज कि अब आपके हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोन मतलब अब आपके जो जीएफआर मतलब फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, उसमें से जो आपके निकल रहे हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अब वहां पर देयर इज अ ट्यूमर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, यही था ना इसका काम। सो अब अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो विल देयर बी हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। सोडियम ज्यादा रहेगा तो उसमें उससे हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको याद करना है, नहीं तो आप अगर आप ऐसे रटोगे ना कि हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन, फिर आप सब गड़बड़ कर दोगे। सो इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले एल्डोस्टेरोन करता क्या है, एल्डोस्टेरोन का जो काम है, उसके बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हाइपरटेंशन करेगा। अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन हो गया। अब पोटेशियम बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होता जा रहा है बॉडी से, तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया और आपके मसल वीकनेस। जब भी व्हेनेवर देयर इज हाइपोकैलेमिया देयर इज मसल वीकनेस, ठीक है। और कार्डियक एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है, इसलिए वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन सोडियम बहुत ज्यादा रिटेंशन करे तो सोडियम के साथ वाटर भी आएगा, तो देयर विल बी पॉलीयूरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि कॉन्स में देयर इज नो एडिमा, इवन देयर इज वाटर रिटेंशन, देयर इज सोडियम रिटेंशन, बट देयर इज नो एडिमा। ये इसका एक क्लासिकल वो है, ठीक है। बाकी ये सारे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है जो आप ब्लड में करवा सकते हो। देयर इज हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, आपका एल्डोस्टेरोन एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस
आप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसिडोसिस? एसिडोसिस मतलब मोर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना? सो ठीक है, ये अब है जो आपका बार्टर सिंड्रोम है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अगेन ये भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, बट इसमें द डिफेक्ट इज इन द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जीन। ये कहाँ होती है? ये जो आपके लूपोफेरिन है ना, वहीं पर होती है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इस जीन में म्यूटेशन हो रही है, मतलब इस जो ट्रांसपोर्टर जीन है ना, इसमें म्यूटेशन हो रही है। तो आपकी देर इज हाई रेनिन एक्टिविटी, हाई रेनिन एक्टिविटी से ज्यादा एल्डोस्टेरोन बन रहा है, ज्यादा एल्डोस्टेरोन बन रहा है तो सेम वो फीचर्स तो आ ही रहे, पोटेशियम इज डिप्लीटेड, ठीक है। बट इसमें देर इज नो हाइपरटेंशन, ठीक है। कॉर्न्स में क्या हो रहा था? देर वॉज हाइपरटेंशन। बार्टर्स जो है ना, इसमें देर इज नो हाइपरटेंशन एंड देर इज नो एडिमा। एडिमा दोनों में नहीं था, बट आपको ये याद रखना है कि हाइपरनेट्रीमिया के साथ बीपी वॉज रेज्ड। समझ में आया आपको? तो आपको ये एग्जाम में कभी इट कैन कम एज ए शॉर्ट नोट, तो इस ये नाम पक्का लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन इन द सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर जीन। और आप इसकी लोकेशन बता सकते हो, आपकी जो आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, वहां पर इसकी पोजीशनिंग।